संख्या पद्धति। आप बताइए कि संख्याओं की शुरुआत कैसे हुई होगी। इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। जैसे सबसे पहली, कुछ लोग समझते हैं कि जो भेड़ें चरवाने वाला एक चरवाहा था, उसने अपनी भेड़ों की गिनती रखने के लिए गिनती की शुरुआत की। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक शिकारी था, उसने अपने शिकारों को गिनने के लिए इसकी शुरुआत की। उनके गिनने के तरीके भी अलग अलग थे। कुछ कहते हैं कि वे उंगलियों पर ही गिन लिया करते थे या फिर किसी सतह पर लकीरें लगाकर। और क्या तरीके थे? कुछ लोग किसी मोटे धागे या फिर रस्सी में गांठ लगाकर गिन लिया करते थे। और कुछ लोग गिनती याद रखने के लिए उतने कंकर अपने पास रख लेते थे। है ना मज़ेदार तरीके। लेकिन जब लिपि की शुरुआत हुई तो उन्होंने इसके लिए भिन्न भिन्न चिन्ह का प्रयोग करना शुरू कर दिया और वही चिन्हों के रूप बदल बदल कर आज की जो संख्या पद्धति है हमें वो प्राप्त हुई। आप उसे तो पहचानते ही हैं, 1 2 3 4। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शुरू होती है प्राकृत संख्याओं से। प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया? प्रकृति को देखें तो वहाँ है पेड़ पौधे, फूल पत्ते, पशु पक्षी और चांद और सितारे। अगर इनमें से किसी को गिनने की कोशिश करें तो कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से। 1 में एक और जोड़ेंगे तो 2, 2 में एक और जोड़कर 3 और 3 में एक और जोड़कर 4। इस प्रकार एक एक जोड़कर हमें उससे अगेतर संख्याएं मिलती रहती हैं। तो मान लो कि आप कोई बड़ी से बड़ी संख्या सोचो। ये जो सारी संख्याएं हैं ये कितनी दूर तक जा सकती हैं? 100, 1000, लाख, करोड़, कितनी दूर? कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या जिसे आप समझते हैं जिससे ऊपर कोई संख्या नहीं है, उसे अपने दिमाग में सोच लीजिए। अब यदि मैं उसमें एक और जोड़कर उसकी अगेतर संख्या बना दूं तो मेरी संख्या आपकी संख्या से बड़ी हो गई, है ना? तो इससे हमें पता चलता है कि संख्याओं का कोई अंत नहीं है और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसे हम कह सके कि यह सबसे बड़ी है। उसमें एक और जोड़कर उसकी अगेतर संख्या बनाई जा सकती है। तो इसलिए हम प्राकृतिक संख्याओं को लिखते हैं 1 से, शुरू करते हैं और ये जाती हैं अनंत तक, कभी समाप्त नहीं होती। तो इसलिए हम इसे इस चिन्ह से दर्शाते हैं। उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे हमने एक एक जोड़कर संख्या का अगेतर बनाया, ऐसे ही हम एक एक घटाकर उससे पिछेतर संख्या भी पा सकते हैं। आइए करके देखें। ये देखिए, ये है एक टोकरी और इसमें क्या है? गेंदें। आप गिन सकते हैं कितनी गेंदें हैं? ये हैं 5 गेंदें। अब यदि मैं इसमें से एक गेंद निकाल लूँ तो अब कितनी बची? अब बची 4। 5 में से एक घटाकर 4। एक और गेंद निकालने पर 3, एक और निकालने पर 2 और एक और निकालने पर केवल एक गेंद बची। अब मान लीजिए मैं इस गेंद को भी निकाल लूँ तो अब क्या बचा? अब तो कोई भी गेंद नहीं है। अब इसे कैसे दिखाएंगे? इसे हम दिखाएंगे शून्य से। क्या आप जानते हैं शून्य की खोज कहाँ हुई? शून्य की खोज भारत में ही हुई। भारत के एक महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने इसकी खोज की। तो शून्य की खोज ने हमारी संख्याओं को पूर्ण कर दिया और पूर्ण संख्याओं को हम दर्शाते हैं W से। W बराबर शून्य जमा सभी प्राकृत संख्याएं यानी n। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, W बराबर शून्य जमा n। उसके बाद जब पैसों का लेन देन शुरू हुआ तो ऋणात्मक संख्याओं की भी आवश्यकता पड़ी। मान लीजिए मैंने 100 रुपये का कुछ सामान खरीदा। अब मुझे दुकानदार को 100 रुपये देने हैं, यानी मुझ पर 100 रुपये का ऋण है। तो मेरी स्थिति को कैसे दर्शाया जाएगा? -100 से। और यदि मैं 100 में से 70 रुपये उसे दे देती हूँ, उसके पास जमा कर देती हूँ, तो होगा -100 जमा 70। इसका उत्तर होगा -30, यानी अभी भी मुझे 30 रुपये और देने हैं। तो मेरी स्थिति को दर्शाएगा -30, ऋणात्मक 30। ऐसी संख्याओं को हम Z से दर्शाते हैं। शून्य के दाईं ओर संख्या रेखा पर सभी धनात्मक संख्याएं आती हैं। शून्य के बाद बराबर के हिस्से करके 1 2 3 4 अनंत तक धनात्मक संख्याएं जाती हैं।
इसी प्रकार शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, -1, -2, -3। आप सबने संख्या रेखा देखी है, आइए इसे फिर से देखें। बिल्कुल बीच में है शून्य, दाईं ओर के हिस्सों पर लिखा गया है 1, 2, 3, 4, 5 और बाईं ओर लिखा गया है -1, -2, -3, -4, -5। और आपने इसके दोनों तरफ तीर का निशान भी देखा। यह दर्शाता है कि संख्या रेखा को दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, यानी इस पर अनंत संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं। तो इन सब संख्याओं को मिलकर बनते हैं हमारे पूर्णांक। तो पूर्णांक बराबर है सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं। संख्या रेखा के दो बिंदुओं जैसे 0 और 1 या 2, क्या इनके बीच में भी कुछ संख्याएं हैं? उन्हें हम दर्शाते हैं भिन्न से। मान लीजिए हमने किसी चीज का पूरा प्रयोग नहीं किया, उसका आधा ही प्रयोग में लाए। जैसे आजकल फलों का मौसम है, खरबूजा और तरबूज सभी बच्चे खा रहे हैं। मान लीजिए 2 भाई थे, एक तरबूज लिया, अब वो पूरा तरबूज तो नहीं खाएंगे, उन्होंने तरबूज के 2 बराबर हिस्से किए। तो जितने हिस्से किए उसे हम लिखेंगे हर में, और एक बच्चे ने एक हिस्सा खाया तो उसे हम लिखेंगे अंश में। तो हमारा भिन्न हो गया 1/2, यानी 2 भागों में से 1 भाग। क्या इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है? आधा, तो ये 0 और 1 के बीच जो बिल्कुल मध्य बिंदु होगा उस पर हम 1/2 लिख सकते हैं। किंतु मान लीजिए कुछ और है, जैसे 1/3। तरबूज के 3 हिस्से किए गए और उसमें से 1 मिला, या तरबूज के 4 हिस्से किए गए और उसमें से 1 लिया, तो होगा 1/4। एक और रूप देखिए, 1/2 या फिर तरबूज के 4 हिस्से करने पर मैंने उसमें से 2 हिस्से ले लिए, तो उसे हम कैसे दिखाएंगे? 2/4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि 1/2 और 2/4 ये एक ही चीज को दर्शा रहा है। दोनों का अर्थ है आधा तरबूज। यदि मैं कुछ और रूपों में लिखना चाहूँ, जैसे 4/8, वो भी यही बात है, 8/16 या 16/32, ये सब भिन्न हैं। यदि मैं इन्हें काट कर छोटे से छोटे रूप में लिखूं, यानी इस प्रकार से लिखूं कि अंश और हर का कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, दोनों में ना हो, यानी कोई भी ऐसी संख्या ना हो जो दोनों को विभाजित करे, तो फिर वह भिन्न बन जाएगा एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की पहचान यही है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर 0 नहीं है और जहां p और q सह अभाज्य हैं, यानी उनका कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं है जो दोनों को विभाजित करता है। परिमेय संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी। परिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। जब हम इनका दशमलव प्रसार देखते हैं तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, उसका अंत हो जाता है। किंतु कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें भाग करने पर उनका कभी अंत ही नहीं होता, शेष में 0 कभी नहीं आता। कोई एक संख्या या 2 या 3 या कितनी भी संख्याएं बार बार आना शुरू कर देती हैं। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं कि इनका दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती, क्योंकि वह कभी खत्म नहीं हो रहा और कोई संख्या बार बार आ रही है। आइए हम कुछ उदाहरण देखिए। 11/5, 1/2 या 1/3। यदि 11 को 5 से भाग करें तो उत्तर आता है 2.2, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसी प्रकार 1 को 2 से भाग करने पर उत्तर आता है 0.5, तो इसका प्रसार भी शांत है। किंतु 1/3, 1 को 3 से भाग करने पर उत्तर आता है 0.3333। अब ये 3 बार बार आ रहा है, तो इसे दर्शाने के लिए हम लिखते हैं 0.3 और 3 के ऊपर एक बार। इससे हमें पता चलता है कि इसका प्रसार है अशांत आवर्ती। क्या आप भाग किए बिना बता सकते हैं कि किसी परिमेय संख्या का प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती?
बहुत आसान है, आइए करके देखें। हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, 1/10 और 1/15। अब हम इन सब के प्रसार देखते हैं। 1/2 को हल करने पर उत्तर आया 0.5। 1/3 को हल करने पर आया 0.333। 1/5 को हल करने पर आया 0.2। 1/7 को हल करने पर आया 0.142857 और 1/10 को हल करने पर आया 0.1। 1/15 को हल करने पर आया 0.0666। यह भी बार बार आ रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1/2, 1/5 और 1/10 इनके दशमलव प्रसार शांत हैं और 1/3, 1/7 और 1/15 इनके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हैं। आइए अब इन्हें फिर से देखें और ध्यान से देखने पर हम कुछ नया देख पाएंगे। इन सब के हर को देखिए। इनके हर के यदि अभाज्य गुणनखंड किए जाएं और अभाज्य गुणनखंडों को उनकी घात के रूप में लिखा जाए, तो जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की कोई घात या 5 की कोई घात हैं या फिर 2 और 5 दोनों ही की कोई घात हैं, उनके दशमलव प्रसार हमेशा शांत होते हैं। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो फिर उनके दशमलव प्रसार शांत नहीं होते, वे अशांत आवर्ती होते हैं। मैंने यहाँ थोड़े से उदाहरण लिए, आप और भी उदाहरणों के साथ इसे देख सकते हैं। तो ये थी हमारी परिमेय संख्याएं।